पेट्रोल और डीजल के दाम 14 दिन में 12वीं बार बढ़े। आज जब आप पेट्रोल पंप पहुंचे होंगे तो आपको 40 पैसे ज्यादा चुकाने पड़े होंगे। तो पिछले 14 दिनों में 8 रुपए 40 पैसे यानी 5 राज्यों के चुनाव के खर्च खत्म होने के बाद जो पेट्रोल डीजल में कीमतों के इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है और अब तक 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। लोग हैं जो कहते हैं परेशान हैं, लेकिन क्या सच में परेशान है? अब लग रहा है शारिक लोगों को आदत पड़ चुकी है एक तरह से कि क्या कुछ हो रहा है और ये अंदाजा वो लगा चुके हैं कि ये जो बढ़ते हुए दाम है ये फिलहाल तो थमने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो तेल कंपनियों को घाटा हुआ है जब तक वो उसकी कुछ हद तक भरपाई नहीं कर लेंगी वो होगा। और लगातार तमाम रिपोर्ट्स जो हैं जिस तरह से आ रही हैं, अब ये साफ हो चुका है कि 18 से 20 रुपए तक जो तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ नवंबर से मार्च तक, तो उसका कम से कम जो खामियाजा है वो उनको जो भुगतना पड़ा नुकसान उसको पूरा करने के लिए 18 से 20 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ेंगे। तो अभी 8 रुपए 40 पैसे हुआ है। आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन है कि जब आप दिल्ली में तेल भरवाने अपनी गाड़ी में निकल कर जाएंगी ऑफिस से तो कितने का पड़ेगा? 103 रुपए से ऊपर जाएगा शारिक जी। 103 रुपए 7 पैसे आपको चुकाने होंगे। बिल्कुल। और डीजल की अगर कार है आपकी तो 95 रुपए 7 पैसे। लेकिन एक मुंबई की बात करें तो मुंबई कर के लिए थोड़ी सी मुसीबतें ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पेट्रोल और डीजल दोनों ने शतक मारा है, तो काफी ज्यादा कीमत है वहां। दोनों की कीमतें शारिक शतक मार चुकी हैं, काफी वक्त हो चुका है। अब तो मुंबई में यह स्थिति है कि पेट्रोल 118 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी कि देश भर में सबसे ज्यादा जो कीमतें हैं महानगरों में वो मुंबई में ही देनी पड़ रही है लोगों को। तो मुंबई करों के ऊपर उनकी जो जेब है थोड़ी ज्यादा जल रही है दूसरों के मुकाबले। चेन्नई बहुत पास है। अगर आप चेन्नई पे नजर डालें तो 99 रुपए 42 पैसे, यानी सिर्फ अब जरूरत है सैकड़े के लिए 58 पैसे की। तो 14 दिनों में 12वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सिर्फ जब से 21 मार्च से शारिक पैसे बढ़ने शुरू हुए हैं, एक 24 मार्च का दिन था और एक 1 अप्रैल का दिन था, ये 2 दिन थे जब पैसे नहीं बढ़े और सुबह उठ के लोगों को ये नहीं सुनना पड़ा कि आज फिर दाम बढ़ गए हैं। लेकिन उसके अलावा लगातार ये जो बदस्तूर सिलसिला चल रहा है वो चला जा रहा है। कई तरह की दलीलें हैं, लेकिन एक दलील यह दी जा रही है कि क्या लोगों को राहत देने के लिए सरकार जो 40% से ज्यादा टैक्स वसूलती है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, क्या उससे राहत लोगों को नहीं दी जा सकती? और 5 रुपए तक की शारिक जिस राहत की बात आप कर रहे हैं, 5 रुपए तक की राहत दी थी। अब वो जो राहत थी उससे ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि 8 रुपए 40 पैसे तो आपने 14 दिनों में ही बढ़ा दी है। तो अब जो राहत थी अब वो देखना होगा केंद्र सरकार को और राज्यों को। 5 महीने पहले जब चुनाव होने थे उससे पहले उस वक्त की बात है। तो अब राज्यों को देखना होगा, केंद्र सरकार को भी देखना होगा कि क्या उन्हें लगता है कहीं कि कुछ मार्जिन निकाला जा सकता है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है शारिक चुनाव में कि जनता इन सब मुद्दों को चुनाव में उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। परेशानी यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाता तो है, लेकिन उस पूरे फोर्स के साथ नहीं उठा रहा। वजह यह है कि अब ये मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, ये चुनावी मुद्दे नहीं रहे हैं। चुनाव में वोट और दूसरे मुद्दों पर आते हैं, इसीलिए शायद सरकार भी थोड़ी रिलैक्स्ड है। लेकिन लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और प्रतिक्रियाओं में क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा उस पर नजर डालिए। पहले से पेट्रोल दाम ज़्यादा नहीं बढ़ते तो ठीक रहता, हमारा बाकी चीज़ भी चलता। आगे भी देखना है कि बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, सबका भरना होता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं हो रहा इसमें। सर अब जेब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, क्योंकि तेल महंगा होने से दिन भर की जो हमारी जो इनकम होती है वो सारी तेल के अंदर चली जाती है। तो इसीलिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है तेल के मामले के अंदर। पेट्रोल के प्राइसेस लगातार अभी 7-8 दिन से देखो लगातार कांस्टेंट बढ़ ही रहे हैं और हम सबकी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पेट्रोल के प्राइसेस लगातार इतना ज़्यादा हो गए हैं कि एक आम आदमी के बजट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और क्या हमारे ऊपर ही भार पड़ेगा भाई, प्राइवेट नौकरी करने वालों पे। सरकारी वालों का हर साल डीए बढ़ जाता है भाई इतने %, हमारी तनख्वाहें कम हो गई है, क्या करूँ। बिल्कुल शारिक, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देश से दूसरे देश की तरफ चलते हैं। पड़ोस पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज हुई है और कल जो कुछ हुआ शारिक, उसने सबको कहीं ना कहीं चौंकाया है, क्योंकि लग रहा था कि इमरान खान अपनी कुर्सी खो बैठेंगे, लेकिन काफी सियासी ड्रामा जो है वो देखने को मिला और फिलहाल तो वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं।
सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी चाल चल रहा था, लेकिन तब तक कुछ साफ नहीं हुआ जब तक डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें विदेशी साजिश है। और ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान टीवी पे नजर आए और उन्होंने राष्ट्रपति को अनुशंसा कर दी नेशनल असेंबली भंग करने की, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया। जी, और अब नेशनल असेंबली को भंग किए जाने को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल ही सुनवाई भी शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने मामले को आज तक के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले कल बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। पाकिस्तान के पीएम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। नियम के मुताबिक अब 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में चुनाव होंगे। और इसके साथ ही इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाने की बात कही गई। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में काम जारी रख सकते हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होता है। और माना जा रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की कोशिश ये रहेगी शारिक कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जो जानकारी है उसके मुताबिक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं, मगर उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट ने इस मामले में एक अधिसूचना जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीजें लिखी नहीं वहां के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे। तो जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। उधर एक और पड़ोसी देश श्रीलंका भारी आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है। देश पर विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि विदेशों से सामान खरीदने के लिए जरा भी पैसा नहीं बचा और श्रीलंका कर्ज के जाल में अब फंस चुका है। देश के अंदर लोगों को जरूरी सामान की भयानक किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आसमान पर है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का परिवार सरकार पर काबिज है और इस बीच ये खबर भी आई कि सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इमरजेंसी लगाए जाने के बावजूद देश में जगह जगह प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया। पैराडेनिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें। महंगाई और जरूरी चीजों की कमी से परेशान लोग अब कोलंबो में आए दिन जगह जगह ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की आजादी के आंदोलन से जुड़े इंडिपेंडेंस स्क्वायर की ओर बढ़ते विपक्ष के ऐसे ही एक मार्च को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। देश के हालात से विपक्ष सरकार से काफी नाराज है और राजपक्षे सरकार का इस्तीफा मांग रहा है। ये सरकार की बेरहम कोशिशें हैं। राजपक्ष परिवार ने जनता का पैसा खा लिया है। कोलंबो की सड़कें सुनसान हैं। किराने की दुकानें, पेट्रोल पंप बंद हैं। सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन नाम के लिए भी नहीं दिख रहा। देश के अधिकतर लोग घरों में बंद हैं। जरूरी चीजों की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। श्रीलंका सरकार ने शनिवार शाम को
सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे रविवार दोपहर 3:30 बजे खोल दिया गया। श्रीलंका के मंत्री नमल राजपक्षे, जो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सबसे बड़े बेटे हैं, वो खुद अपनी सरकार की आलोचना करते दिखे। उन्होंने सरकार से कहा कि वो लोगों के विकास के लिहाज से सोचें। श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग ने देश में इमरजेंसी के ऐलान को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में जल्द ही सरकार से सवाल भी किया जाएगा। इमरजेंसी की घोषणा, देश भर में कर्फ्यू लगाने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से श्रीलंका सरकार ने अपनी ही जनता की आवाज दबाने की कोशिश की है। सोमवार सुबह 6 बजे जब कर्फ्यू खत्म होगा तो लोग जरूरी सामान लेने बाहर निकलेंगे और एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो जाएंगे। देश में ऐसे हालात के लिए श्रीलंका सरकार की नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल गाढ़े हो चले हैं। कोलंबो में सीपी गोविंद के साथ शीजा MS की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पंजाब की बात करते हैं। जबरदस्त जीत के बाद वहां पर आम आदमी पार्टी गुजरात में अब जोर लगा रही है। दरअसल बात ये गुजरात की है और इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए हैं और शारिक कोशिश पूरी यही है कि जिस तरह से पंजाब में जीत हासिल की है, अगर वैसी नहीं तो कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर तो यहां पर दर्ज हो ही जाए उनकी स्थिति। राज्य की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी यानी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी। इस दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों से 25 साल के बीजेपी के शासन के खिलाफ उन्हें मौका देने की अपील की। जवाब में बीजेपी ने उन्हें पर्यटक बताते हुए तंज कसा और केजरीवाल को एक बड़े शहर का मेयर बताया। Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal as well as Punjab Chief Minister Bhagwant Mann are on a 2-day visit to Gujarat with their eyes on the polls that are set to take place at the end of this year. I have with me Mr. Gopal Italia, the President for Aam Aadmi Party Gujarat. We shall speak to him for more. सर, आपसे पहला सवाल ये है कि जितनी बड़ी जीत मिली है इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब में, ऐसे में आप लोगों के लिए गुजरात में क्या आप लोग इसको इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं कि पंजाब में हिस्टोरिक विक्ट्री हो सकती है तो गुजरात में भी चीज़ें बदली जा सकती हैं? देखिए, ये पंजाब की जनता ने एक मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है उसको एक मौका दिया है पंजाब की जनता ने। जब पंजाब की जनता ने मौका दिया है तो हमें ये भरोसा है कि यहाँ पर भी मौका जनता देना चाहती है। तो अब हमें भी काम करना है, मेहनत करनी है और डट के लगे रहना है हमारे विज़न के ऊपर। तो निश्चित तौर पे गुजरात में भी जनता मौका देने को तैयार है। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक दौरा किया, बड़ा रोड शो किया, अभी फिर से इस बार महीने के अंत में आने वाले हैं। 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बीजेपी का यहाँ पे जो कैंपेन है उसको स्पीयर हेड कर रहे हों तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी को हराना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी का खुद का स्टेट है, यहाँ उनका घर है, वो आए, ये अच्छी बात है। हमें उन पर गर्व है कि वो हमारे स्टेट से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ेंगे नहीं। हम लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अच्छी सरकार बना सके। ना हम प्राइम मिनिस्टर जी के सामने लड़ रहे हैं, ना बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं। हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज जनता के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास बिजली नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं है, आज स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। तो हम इन मुद्दों के लिए, इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो जनता का हक है और उसमें जनता का हमें सहयोग है। इन अहमदाबाद विद कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता, दिस इज सुकीर्ति द्विवेदी फॉर NDTV। श्रीनगर से एक बुरी खबर आई है जहां 5 हाउस बोट में जबरदस्त आग लग गई। 5 हाउस बोट जलकर खाक हो गए। उठती लपटों ने बहुत सारी लोगों की रोजगार को छीन लिया। और आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है अब तक। सबसे बड़ी राहत की बात यह है, लेकिन तस्वीरें दिखा रही हैं कि उस वक्त क्या मंजर रहा होगा और क्या कुछ बीत रही उन लोगों पर जिन लोगों की रोजी रोटी का जरिया है ये हाउस बोट्स। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। भयानक आग बंग उठी झील के बीच में 5 हाउस बोट जो काफी महंगे और उसमें काफी डेलिकेट काम होता, पूरी लकड़ी से बने हैं, पूरे जलकर खाकसर हो गए। लेकिन खुशकिस्मती की बात है किसी की जख्मी या मरने की कोई खबर नहीं है। तो फायर टेंडर्स वहां पहुंच गई, लेकिन 5 जो है ये जो हाउस बोट बिल्कुल खत्म हो गई इस आग में। 2 और हाउस बोट्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन वहाँ ये दूसरी दफा है। जनवरी में भी इसी तरह डल झील में भी वहाँ 2 हाउस बोट जलकर खाकसर हो गई एक होलनाक आग में।
और अब यहाँ नगीन लेक, जो बहुत ही अच्छा लेक है श्रीनगर शहर में, जो हजरत बल के पास है, वहाँ तो वो आग लगी, रात को आग लगी। क्या वजह आग की अभी पता नहीं, लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट शायद हुआ है। आज पूरे श्रीनगर में या कश्मीर घाटी में जो पर्यटकों की जो बड़ी तादाद आई है, लेकिन वो मालूम नहीं क्या उस वक्त कोई पर्यटक वहां मौजूद था। खुशकिस्मती की बात है किसी की जख्मी या मरने की कोई खबर नहीं इस आग में। एक झील के बीच में जो हाउस बोट है वहां कैसे आग लगी, तो जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट हो सकता है या और कोई वजह है। लेकिन 5 हाउस बोट जो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हाउस बोट बनाने में बहुत वक्त लगता है, डेलिकेट कारीगरी और सब कुछ लकड़ी से बना होता है, सिदर की लकड़ी हो या देवदार की लकड़ी हो, उससे बनाया जाता है। तो उस इतना बड़ा नुकसान है उन लोगों के लिए जो हाउस बोट पे जिनका पूरा गुजारा उसी पे चल रहा है, पूरा कारोबार इसी पे चल रहा है। और खासतौर पर उस वक्त जब यहाँ पर्यटकों की बड़ी तादाद है श्रीनगर में, उस वक्त ये ना उनके लिए भी एक अच्छी बात नहीं है कि 5 हाउस बोटों का जलना एक अच्छी बात नहीं है, पर्यटक इंडस्ट्री के लिए भी। तो ये रिपोर्ट आप हमारे संवाददाता नजीर मसूदी की देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्म संसद की। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर हुए आयोजन में भड़काऊ भाषण देने वाले अति नरसिंहानंद ने इस बार दिल्ली में एक और सांप्रदायिक और भड़काऊ भाषण दिया। और शारिक, जैसे ही वो जमानत पर आए हैं और जिस बात के लिए उन्हें जेल हुई थी जमानत पर आने के बाद वही उन्होंने किया, यानी कानून का कोई खौफ नहीं है यति नरसिंहानंद पर। दिल्ली के बुराड़ी में हिंदू महापंचायत में ये भाषण दिया जिसमें एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई और हिंदुओं को एक बार फिर हथियार उठाने के लिए कहा गया। महापंचायत में यति नरसिंहानंद पर कुछ पत्रकारों से बदसलूकी का भी आरोप लगा है। और रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद मरकज को 2 साल के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रमजान की इबादत के लिए आखिरकार खोल दिया गया। मरकज को लेकर विवाद मार्च 2020 में हुआ था, जब बड़ी संख्या में तबलीग की जमात से जुड़े लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। यहां मौजूद लोगों में बड़ी तादाद में विदेशी भी थे। रमजान में चांद दिखने के साथ निजामुद्दीन की इस मरकज में इबादत शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए यहां आ रहे हैं। मरकज को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर केवल रमजान के लिए खोला गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस दौरान मरकज में तबलीगी जमात से जुड़ी गतिविधियां नहीं होंगी और कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरा पालन करना होगा। कि रमजान की वजह से इबादत करने के लिए जो है रमजान का चांद देखते मरकज को खोल दिया जाए और ईद के चांद तक के जो है इजाज़त दिया है। उस पर गाइडलाइन है कि कोई भी अंदर साथी बगैर मास्क के न जाए और जो भी सैनिटाइज़र वगैरह है पूरा एहतियात किया जाए। हर डोर के ऊपर जो है CCTV कैमरे लगाए दिए जाए। तो हमने हाई कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक सारे काम जो है मुकम्मल कर लिए हैं, सब उसी एतबार से काम कर रहे हैं। दरअसल मार्च 2020 में मरकज को लेकर उस समय विवाद हुआ जब यहाँ बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें अधिकतर विदेशी थे। ये सभी लोग तबलीगी जमात से जुड़े थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर इस मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से अधिकतर कोर्ट से बरी हो गए, लेकिन मरकज तब से बंद थी। आज 1 अप्रैल 2022 दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को पूरी स्ट्रेंथ के साथ खोलने की परमिशन दे दी है। ये परमिशन रमज़ान और ईद तक के लिए है और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नमाज के साथ साथ और तमाम इबादतें जो रमज़ान की हैं वो करी जा सकेंगी और इसकी पूरी सुनवाई 21 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा करेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को है। तब कोर्ट ये तय करेगा कि मरकज को हमेशा के लिए खोला जाए या नहीं। इस मरकज का खुलना एक इमारत का खुलना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए आस्था के दरवाजे खुलना है। अब देखना होगा कि 21 अप्रैल को जब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, तब क्या ये मरकज
हमेशा के लिए खुल पाती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के करौली में कल हुई हिंसा के बाद से लगातार तनाव बना हुआ है। इस वजह से करौली में आज भी कर्फ्यू लागू है। अफवाहों को रोकने के लिए सोमवार देर रात तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। करौली में शनिवार को हुई हिंसा में 35 लोग घायल हो गए थे और ये हिंसा तब हुई जब हिंदू नववर्ष मनाने के लिए करौली में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बाइक रैली पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इस मामले में पुलिस ने 36 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस के मुताबिक हालात अभी काबू में है, लेकिन तनाव फिर भी बना हुआ है। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर जाति के नाम पर इतने हितवे नहीं है, उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य से कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग ले लेते हैं, दो व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, मर्डर हो गया। अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उसको इश्यू बनाते हैं। राजस्थान की सरकार जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और राजस्थान की सरकार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के हर एक एस्पेक्ट में पूरी तरह से विफल हुई है, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। अपराधियों को तो सजा मिले ही, अपराधियों को संरक्षण देने वालों का भी जो है वो खुलासा होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में भारतीय नववर्ष के मनाने वाले लोगों पर यदि हमला होता है तो ये निश्चित रूप से चिंता, चिंतन और विचार का विषय है। गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रैली में राज ठाकरे ने शरद पवार और शिवसेना पर तीखे हमले किए और इसके साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने का भी विरोध किया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर ये लाउडस्पीकर हटाए नहीं गए तो वो हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। आणि काही लोकांना ही गोष्ट हवी आहे, काही लोक कशाला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही गोष्ट हवी आहे, शरद पवारांना ही गोष्ट हवी आहे। 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ज्यावेळेला जन्म झाला, त्या जन्म झाल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। याच्या आधी जात नव्हती का? होती, पण त्याच्या अगोदर जात ही जातीचा अभिमान होता। पण 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला, त्याच्यानंतर दुसऱ्या जातीबद्दल द्वेष निर्माण करायला लावला है। 2019 चुनाव तक शरद पवार की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क पर शरद पवार सहित शिवसेना पर जमकर हमला बोला। आने वाले कुछ महीनों में होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले शिवसेना पर राज ठाकरे ने बीएमसी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। गेली अनेक वर्ष या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये खाल्ले पैसे कुठे की मुंबई। अपनी पार्टी में एक बार फिर ताकत भरने की कोशिश कर रहे राज ठाकरे ने अपनी सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किया और इन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। रविवार के दिन मुंबई के घाटकोपर इलाके में एमएनएस के नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। बीजेपी ने जहां राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बयान का स्वागत किया, तो वहीं शिवसेना की ओर से इसका जवाब संजय राउत ने दिया। 2019 में चुनावों के समय राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में रैलियां की थी और उस समय उनके निशाने पर बीजेपी थी और वो एनसीपी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 साल बाद राज ठाकरे के निशाने पर शरद पवार हैं और वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? क्या इसका ये भी मतलब समझा जाए कि आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज हुई है और कल जो कुछ हुआ शारिक, उसने सबको कहीं ना कहीं चौंकाया है, क्योंकि लग रहा था कि इमरान खान अपनी कुर्सी खो बैठेंगे, लेकिन काफी सियासी ड्रामा जो है वो देखने को मिला और फिलहाल तो वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी चाल चल रहा था, लेकिन तब तक कुछ साफ नहीं हुआ जब तक डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें विदेशी साजिश है। और ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान टीवी पे नजर आए और उन्होंने राष्ट्रपति को अनुशंसा कर दी नेशनल असेंबली भंग करने की, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया। जी, और अब नेशनल असेंबली को भंग किए जाने को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल ही सुनवाई भी शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने मामले को आज तक के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले कल बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। पाकिस्तान के पीएम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। नियम के मुताबिक अब 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में चुनाव हुए और इसके साथ ही इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाने की बात कही गई। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में काम जारी रख सकते हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होता है और माना जा रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की कोशिश ये रहेगी शारिक कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जो जानकारी है उसके मुताबिक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं, मगर उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट ने इस मामले में एक अधिसूचना जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। उधर एक और पड़ोसी देश श्रीलंका भारी आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है। देश पर विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि विदेशों से सामान खरीदने के लिए जरा भी पैसा नहीं बचा और श्रीलंका कर्ज के जाल में अब फंस चुका है। देश के अंदर लोगों को जरूरी सामान की भयानक किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आसमान पर है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का परिवार सरकार पर काबिज है और इस बीच ये खबर भी आई कि सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इमरजेंसी लगाए जाने के बावजूद देश में जगह जगह प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया। पेराडेनिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें। महंगाई और जरूरी चीजों की कमी से परेशान लोग अब कोलंबो में आए दिन जगह जगह ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की आजादी के आंदोलन से जुड़े इंडिपेंडेंस स्क्वायर की ओर बढ़ते विपक्ष के ऐसे ही एक मार्च को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। देश के हालात से विपक्ष सरकार से काफी नाराज है और राजपक्षे सरकार का इस्तीफा मांग रहा है। ये सरकार की बेरहम कोशिशें हैं। राजपक्ष परिवार ने जनता का पैसा खा लिया है। कोलंबो की सड़कें सुनसान हैं। किराने की दुकानें, पेट्रोल पंप बंद हैं।
सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन नाम के लिए भी नहीं दिख रहा। देश के अधिकतर लोग घरों में बंद हैं। जरूरी चीजों की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। श्रीलंका सरकार ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे रविवार दोपहर 3:30 बजे खोल दिया गया। श्रीलंका के मंत्री नमल राजपक्षे, जो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सबसे बड़े बेटे हैं, वो खुद अपनी सरकार की आलोचना करते दिखे। उन्होंने सरकार से कहा कि वो लोगों के विकास के लिहाज से सोचें। श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग ने देश में इमरजेंसी के ऐलान को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में जल्द ही सरकार से सवाल भी किया जाएगा। इमरजेंसी की घोषणा, देश भर में कर्फ्यू लगाने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से श्रीलंका सरकार ने अपनी ही जनता की आवाज दबाने की कोशिश की है। सोमवार सुबह 6 बजे जब कर्फ्यू खत्म होगा तो लोग जरूरी सामान लेने बाहर निकलेंगे और एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो जाएंगे। देश में ऐसे हालात के लिए श्रीलंका सरकार की नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल गाढ़े हो चले हैं। कोलंबो में सीपी गोविंद के साथ शीजा MS की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हैदराबाद में एक रेव पार्टी पर रेड हुई है और हैदराबाद के पॉश बंजारा हिल्स इलाके में ये रेव पार्टी चल रही थी। 142 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में कई हाई प्रोफाइल हस्तियों के बच्चे हैं। इनमें एक अभिनेता, एक राजनेता और एक बड़ा अफसर का बच्चा भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोकीन समेत कई प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी वहां से मिले हैं। शनिवार रात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों के आसमान में खगोलीय रोशनी नजर आई। ये रोशनी उल्का पिंड थी या कुछ और, इसे लेकर अटकलें चल रही हैं। हालांकि आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गांव में एक रिंग और धातु के टुकड़े मिले हैं और साथ ही एक स्टील की बॉल भी। और इस मामले पर अब विशेषज्ञों का यह कहना है कि रॉकेट बूस्टर्स के हिस्से हो सकते हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च करने में इस्तेमाल होते हैं। शनिवार को न्यूजीलैंड से भी 2 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये उसी के हिस्से हैं या किसी और सैटेलाइट के हिस्से हैं। ये जो मिला है, ये हमको मिला है, ये शिंदे भाई का ये तहसील ऑफिस है और वहाँ पे हम लोग इसको देखने के लिए भी आए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिली है। कल जो शाम को जो कल मेटेराइट शावरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक्चुअली वो मेटेराइट शावरिंग नहीं थी, वो सैटेलाइट सिस्टम के फ्रेगमेंट जो थे, बूस्टरिंग थे। बूस्टर सिस्टम जो है प्रोपेल करता है, हमेशा ऊपर भेजता है, थ्रस्ट देता है, तो उसके जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे हमारे दोस्त सुरेश चोपने हैं, हमारे दोस्त दहारे सर यहाँ पे है और NDTV के लिए स्पेशल ये मैं आज मिल रहा हूँ। तो पेट्रोल और डीजल एक बार फिर से महंगा हुआ और आज पेट्रोल और डीजल में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी दिल्ली में देखी गई। 14 दिनों में 12वीं बार यह बढ़ोतरी है और कुल 8 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। बिल्कुल, डीजल की कीमतों में 40 पैसे का इजाफा हुआ है। आम लोग अब खासे परेशान हैं। महानगरों में सबसे ज्यादा दाम अगर कहीं पर है तो वो मुंबई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें यहाँ पर बहुत आगे चल रही है। पेट्रोल 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पहले से पेट्रोल दाम ज़्यादा नहीं बढ़ते तो ठीक रहता, हमारा बाकी चीज़ भी चलता। आगे भी देखना है कि बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, सबका भरना होता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं हो रहा इसमें। सर अब जेब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है क्योंकि तेल महंगा होने से दिन भर की जो हमारी जो इनकम होती है वो सारी तेल के अंदर चली जाती है, तो इसीलिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है तेल के मामले के अंदर। पेट्रोल के प्राइसेस लगातार अभी 7-8 दिन से देखो लगातार कांस्टेंट बढ़ ही रहे हैं और हम सबकी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पेट्रोल के प्राइसेस लगातार इतना ज़्यादा हो गए हैं कि एक आम आदमी के बजट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और क्या हमारे ऊपर ही भार पड़ेगा भाई, प्राइवेट नौकरी करने वालों पे। सरकारी वालों का हर साल DA बढ़ जाता है भाई, इतने %, हमारी तनख्वाहें कम हो गई है, क्या करूँ।
और हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर हिमांशु शेखर मिश्रा का। हिमांशु, हमारे शो का नाम गुड मॉर्निंग इंडिया है, लेकिन कई दिन हो गए अब लोगों की गुड मॉर्निंग नहीं हो पा रही है क्योंकि हर दिन दाम बढ़ रहे हैं। अब ये बताइए हिमांशु कि पता है कि पेट्रोल कंपनियां जो हैं उनको बड़ा घाटा हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए कहा जा रहा है 15 से 20 रुपए तक जब तक दाम नहीं बढ़ जाएंगे तब तक स्थिरता नहीं आएगी। लेकिन क्या सरकार की तरफ से वाकई में कुछ होने वाला है या आप सरकार को भी लग रहा है कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चुनाव में खासकर कि दाम बढ़े या कम हुए हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अदिति आपका। मैं देख रहा था इंडियन ऑयल ने जो ताजा आंकड़ा जारी किया है टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर, यानी जो पेट्रोल की जो प्राइस बिल्डअप है, जो 1 लीटर पेट्रोल दिल्ली में बिकता है उसमें उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, कितना पैसा किस चीज पर खर्च किया जाता है। इसमें यह लिखा है कि एक्साइज ड्यूटी 1 अप्रैल को 27 रुपए 90 पैसे थी प्रति लीटर पेट्रोल पर, और जो दिल्ली सरकार वैट वसूलती है वो 16 रुपए 54 पैसे थी। और आप 27 रुपए 90 पैसे और 16 रुपए 54 पैसे को अगर जोड़ ले तो ये 43 रुपए से ऊपर बनता है प्रति लीटर पेट्रोल पर। और ये डाटा है 1 अप्रैल का, जिस दिन दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 43-44% जो हिस्सा है जो सरकार के पास जाता है। अब मुझे लगता है कि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अब सरकार को विचार करना होगा कि क्या समय आ गया है कि उसे अब हस्तक्षेप करना होगा। पिछली बार आपको याद होगा जब सरकार ने हस्तक्षेप किया था 3 नवंबर को पिछले साल, उस वक्त मैं देख रहा था जो पेट्रोल की कीमत है वो 110 रुपए 4 पैसे थी दिल्ली में। इस बार फिलहाल कीमत 103 रुपए 81 पैसे के आसपास है। अब मुझे लगता है, मुझे कहना बहुत मुश्किल है सरकार किस स्तर पर हस्तक्षेप करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह के बयान और जिस तरह की प्रतिक्रिया हमें आम लोगों से मिल रही है, और 8 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी अब तक की जा चुकी है। अगर आप पेट्रोल को हटा भी दें तो डीजल की कीमतों में 8 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी प्रति लीटर सिर्फ 2 हफ्ते में, इसका सीधा असर महंगाई दर पर पड़ेगा। और आप देखिए, न सिर्फ पेट्रोल डीजल पर आम लोगों का खर्च बढ़ेगा, बल्कि हमने देखा आज सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी हैं आईजीएल ने। इसके पहले पीएनजी की कीमत पिछले हफ्ते बढ़ाई गई थी। हो ये रहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से न सिर्फ कच्चा तेल महंगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बल्कि जो नेचुरल गैस है उसकी कीमत भी महंगी हुई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ रहा है। शिपिंग कॉस्ट, आज आईएमएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये कहा है कि पूरे साल जो शिपिंग का खर्च है, यानी जहाज से जो आप सामान को कमोडिटीज की सप्लाई करते हैं, वो लगातार पूरे साल महंगे होते रहेंगे। और ये चेतावनी आईएमएफ की तरफ से आई है, और अगर ये सही साबित होती है तो मुझे लगता है कि आम लोगों की मुश्किलें आने वाले हफ्तों में और बढ़ने वाली है। शारिक, सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर गई, इसकी दलील दी जा रही है। पिछले सालों में वो आसमान से जमीन पर आ गए थे कच्चे तेल की कीमत, तब भी दबाकर वसूला गया लोगों से कीमत। ऐसे में कोई रास्ता तो होगा, क्योंकि महंगाई आसमान पे है, इनकम जमीन पे है, और पेट्रोल डीजल में आग लगी है। निश्चित तौर पर देखिए, आरबीआई की एक सीलिंग है, और आरबीआई ने ये संकेत दिया है कई बार कि 6% के आसपास अगर महंगाई दर रहती है, उसके ऊपर जाती है तो फिर उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अभी जो हालात हैं और जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया, 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है सिर्फ 14 दिनों में। और इसका असर, इसकी वजह से न सिर्फ आपकी जेब खाली होने वाली है पेट्रोल डीजल को लेकर, बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, देखिए जब सीएनजी महंगा होगा तो सीएनजी इस्तेमाल करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने सर्विसेज का खर्च बढ़ाएंगे। जब पीएनजी महंगी होगी, निश्चित तौर पर हमारे आपके घर में पीएनजी के जरिए जो गैस आती है वो महंगी हो चुकी है। और उसके अलावा आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, ट्रकर्स और ट्रांसपोर्टर्स बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि उन्हें कीमतें बढ़ानी होंगी, और अगर वो कीमतें बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर सब्जियों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी होगी, दूध के कीमतों पर असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर ओवरऑल जो खाने पीने का सामान है। आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि न सिर्फ एनर्जी प्राइसेस यानी तेल, गैस आदि पर पूरी दुनिया में असर पड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में खाने पीने के सामान भी महंगे हो रहे हैं। शुक्रिया हिमांशु, इस पूरी बातचीत के लिए। हर सुबह हम आपके साथ होते हैं और इसी लाइन पे चर्चा कर रहे होते हैं कि कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या सरकार कुछ करेगी, नजर उस पर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पर सियासी हलचल तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी साफ नहीं है। कल बड़ा सियासी ड्रामा हुआ है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया।
जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। अब नियम के मुताबिक अगले 90 दिनों में चुनाव होने हैं। इस पर विपक्ष नेशनल असेंबली में ही धरने पर बैठ गया और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। कल ही सुनवाई शुरू हो गई, आज इस पर आगे की सुनवाई होनी है। इसके अलावा एक और खबर यह आई कि नेशनल असेंबली ने इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया है। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक इमरान खान प्रधानमंत्री के रूप में काम जारी रख सकते हैं, मगर उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट ने इस मामले में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, यह देशद्रोह से कम नहीं है। इमरान खान ने देश को अराजकता की ओर धकेल दिया है। इमरान खान और उसके साथियों को बख्शा नहीं जाएगा। संविधान के खुलेआम उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट संविधान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीजें लिखी नहीं वहां के कैसे यहां एम्बेसी के लोग मिल रहे थे। तो जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। उमाशंकर सिंह है हमारे सहयोगी, इस मामले पर लगातार उन्होंने नजर रखा हुआ है। उमा, दो सवाल आपस में जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरीट ने जो अधिसूचना जारी की है जिसमें अधिकतम 15 दिन कोई फैसला नहीं ले पाएंगे पीएम, इसको जरा समझा दीजिए कि इसकी कितनी अहमियत है। और दूसरा, सारी नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी और विपक्ष इस उम्मीद में होगा कि शायद कोई राहत की खबर उनके लिए वहां से आए। जी बिल्कुल शारिक, देखिए कल रात को ये अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे डिनोटिफाई कर दिया गया है इमरान खान को, और जो वहाँ पे संविधान की व्यवस्था है 224 का हवाला दिया जा रहा है जिसके जरिए वो 15 दिन तक ही पीएम रहेंगे जब तक कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है तो सवाल ये उठता है कि अब प्राइम मिनिस्टर का जो चयन है वो कैसे होगा और किस तरीके से इस पे किसी और को बिठाया जा सकेगा। तो एक बहुत ही एक संवैधानिक दुविधा की स्थिति वहां पे बनी हुई है। इस बीच कोर्ट में सुनवाई आज है। कल देर शाम तक सलाह मशवरा चलता रहा, उसके बाद कोर्ट जो है वो आज के लिए मुअत्तल कर दी गई। तो कोर्ट में जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज पहुंची हैं इस बात को लेकर कि फ्लोर पे जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया बिना वोटिंग के, वो गैर संवैधानिक है। और इस पे कोर्ट अगर सुनवाई करती है और अपोजिशन के हक में फैसला देती है तो एक नया सिरा खुलेगा पाकिस्तान की जो राजनीतिक उथल पुथल है उसमें। तो निगाह एक तरफ कोर्ट पे है और दूसरी तरफ ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सिर्फ 15 दिन रहने की बात है, 90 दिनों के भीतर में चुनाव कराया जाना है, तो बाकी के जो 75 दिन है वो प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा। तो ये वहां के संवैधानिक जानकार जो हैं इन सब बातों का सवाल ढूंढ रहे हैं, पन्ने पलटे जा रहे हैं और आज शाम तक बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि अगला जो कदम है या अगला जो मुहाना है, अगला जो मोड़ है पाकिस्तान की राजनीति का वो क्या होगा। शारिक, बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो इमरान खान उनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसे लगातार विदेशी साजिश बता रहे हैं और पहली बार उन्होंने उस शख्स का खुलकर नाम लिया है जो उनके खिलाफ कथित तौर पर षड्यंत्र में शामिल है। ये आरोप वो लगा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी सरकार को गिराने के पीछे केवल अमेरिका पर आरोप लगाया था। इमरान ने दावा किया कि अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने विपक्ष के साथ मिलकर साजिश रची और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की। इमरान के इन आरोपों को अमेरिका और विपक्ष ने खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हिंदू महापंचायत हुई थी जिसमें यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया था और अब उन पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आप शारिक जानते हैं पहले भी वो जेल में रह चुके हैं इसके चलते, लेकिन बावजूद उसके वो जब जमानत पर आए तो कोई असर उन पर होता हुआ नजर नहीं आया।
मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, लेकिन उनके पास चलें इससे पहले आपको बता दें कि वहां एक महिला समेत 5 पत्रकारों ने अपने साथ बदसलूकी का भी आरोप लगाया। सुदर्शन चैनल के एडिटर सुरेश चौहान ने एक संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। यानी सिर्फ नरसिंहानंद ही नहीं, यहां तक कि सुदर्शन चैनल के एडिटर सुरेश चौहान ने भी एक संप्रदाय के खिलाफ भाषण दिया। नरसिंहानंद ने कहा कि हिंदू युवाओं को अब हथियार उठा लेना चाहिए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो एक महिला समेत 5 पत्रकारों ने भी आरोप लगाया था कि उनके साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई। हम सीधा रुख कर रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, पहले भी वो इस मामले में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उन पर कोई असर हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, तभी आप इस हद तक जा पाते हैं। मुकेश, देखिए, बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी जो यति नरसिम्हानंद है वो लगातार करते आए हैं। इससे पहले हरिद्वार में भी इन्होंने जो धर्म संसद हुई थी वहां पर भी भड़काऊ भाषण दिए थे, लेकिन उस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, जबकि एक दूसरे मामले में एक महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब ये दूसरा मामला है जब दिल्ली में कल बुराड़ी में एक हिंदू महापंचायत हुई, जहां पर यति नरसिम्हानंद ने काफी भड़काऊ भाषण दिए और यहाँ तक कहा कि जो हिंदू युवा हैं वो हथियार उठा लें। एक धर्म विशेष के खिलाफ उन्होंने काफी जहर उगला और उनके बाद जो सुदर्शन न्यूज के एडिटर हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने भी काफी जहरीली बातें वहां पर कहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाद में साफ किया कि इस महापंचायत के लिए उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई थी, उसके बाद भी ये महापंचायत हुई। आज सवाल ये कि आखिर जब परमिशन नहीं दी गई थी तो आखिर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में वहां पर महापंचायत कैसे हो गई। दूसरा जो पहलू है इस पूरी घटना का वो ये है कि इस महापंचायत की कवरेज के लिए कुछ पत्रकार गए थे। उनका आरोप ये है कि महापंचायत में मौजूद लोगों ने पहले उनके आई कार्ड चेक किए और जब आई कार्ड देखकर ये लगा कि ये मुस्लिम हैं तो उन्होंने पत्रकारों के साथ वहां पर बदसलूकी की, उनके फोन छीनने की कोशिश की, उनके पहचान पत्र छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पत्रकारों ने जो थाना मुखर्जी नगर है वहां पर शिकायत दर्ज कराई है। उनकी तरफ से 2 शिकायतें अलग अलग दर्ज हुई हैं, जिसमें एक महिला पत्रकार है जिसने भी छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। तो इसको लेकर भी 2 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। तो इस तरह से कुल 3 मामले दर्ज किए हैं 2 पत्रकारों की शिकायत पर, जबकि एक मामला दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से दर्ज किया है जो हेट स्पीच का मामला है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामलों में कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब इस पंचायत की परमिशन नहीं थी तो कैसे इस पंचायत को करने की अनुमति दी गई और वहां पे कैसे लोगों ने जहरीले बोल बोले, भड़काऊ भाषण दिए और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जी, शुक्रिया मुकेश। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद मरकज को 2 साल बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद रमजान की इबादत के लिए खोल दिया गया है। मरकज को लेकर विवाद हुआ था मार्च 2020 में, जब बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे और यहां मौजूद लोगों में बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल थे, लेकिन अब इबादत के लिए इसे खोल दिया गया है। रमजान में चांद दिखने के साथ निजामुद्दीन की इस मरकज में इबादत शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए यहां आ रहे हैं। मरकज को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर केवल रमजान के लिए खोला गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस दौरान मरकज में तबलीगी जमात से जुड़ी गतिविधियां नहीं होंगी और कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरा पालन करना होगा। कि रमजान की वजह से इबादत करने के लिए जो है रमजान का चांद देखते मरकज को खोल दिया जाए और ईद के चांद तक के जो है इजाज़त दिया है। उस पर गाइडलाइन है कि कोई भी अंदर साथी बगैर मास्क के न जाए और जो भी सैनिटाइज़र वगैरह है पूरा एहतियात किया जाए। हर डोर के ऊपर जो है CCTV कैमरे लगाए दिए जाए। तो हमने हाई कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक सारे काम जो है मुकम्मल कर लिए हैं, सब उसी एतबार से काम कर रहे हैं। दरअसल मार्च 2020 में मरकज को लेकर उस समय विवाद हुआ जब यहाँ बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें अधिकतर विदेशी थे। ये सभी लोग तबलीगी जमात से जुड़े थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर इस मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से अधिकतर कोर्ट से बरी हो गए, लेकिन मरकज तब से बंद थी। आज 1 अप्रैल 2022 दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को पूरी स्ट्रेंथ के साथ खोलने की परमिशन दे दी है।
ये परमिशन रमज़ान और ईद तक के लिए है और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नमाज के साथ साथ और तमाम इबादतें जो रमज़ान की हैं वो करी जा सकेंगी और इसकी पूरी सुनवाई 21 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा करेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को है। तब कोर्ट ये तय करेगा कि मरकज को हमेशा के लिए खोला जाए या नहीं। इस मरकज का खुलना एक इमारत का खुलना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए आस्था के दरवाजे खुलना है। अब देखना होगा कि 21 अप्रैल को जब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, तब क्या ये मरकज हमेशा के लिए खुल पाती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के करौली में कल हुई हिंसा के बाद से लगातार तनाव बना हुआ है और इस वजह से करौली में आज भी कर्फ्यू को लागू किया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए सोमवार देर रात तक के लिए यानी आज तक के लिए यानी इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गई हैं। करौली में शनिवार को हुई हिंसा में 35 लोग घायल हुए। यह हिंसा तब हुई जब हिंदू नववर्ष मनाने के लिए करौली में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बाइक रैली पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इस मामले में पुलिस ने 36 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर कहा कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण सही नहीं है। उधर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने घटना के लिए गहलोत सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर जाति के नाम पर इतने हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य से कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग ले लेते हैं, तो व्यक्ति को भी भिड़ सकते हैं, मर्डर हो गया। अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उसको इश्यू बनाते हैं। राजस्थान की सरकार जिस तरह से तुष्टिकरण की नीति पर काम कर रही है और राजस्थान की सरकार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के हर एक एस्पेक्ट में पूरी तरह से विफल हुई है, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। अपराधियों को तो सजा मिले ही, अपराधियों को संरक्षण देने वालों का भी जो है वो खुलासा होना चाहिए। क्योंकि भारत जैसे देश में भारतीय नववर्ष के मनाने वाले लोगों पर यदि हमला होता है तो ये निश्चित रूप से चिंता, चिंतन और विचार का विषय है। तो हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है और जब नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को और भड़काती हैं। गुड़ी पड़वा पर एक चीज जोड़ देते हैं, ये शॉर्टकट है नेताओं का। बिल्कुल, उन्हें पता है कि इन मुद्दों पर अगर आप बात करते हैं और या इस तरह के मुद्दों पर आप भड़काऊ भाषण देते हैं तो आगे आपको राजनीतिक रूप से फायदा होगा। पूरी खबर। गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रैली में राज ठाकरे ने शरद पवार और शिवसेना पर तीखे हमले बोले और इसके साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने का भी विरोध किया है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर ये लाउड स्पीकर हटाए नहीं गए तो हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। आणि काही लोकांना ही गोष्ट हवी आहे, काही लोक कशाला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही गोष्ट हवी आहे, शरद पवारांना ही गोष्ट हवी आहे। 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ज्यावेळेला जन्म झाला, त्या जन्म झाल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। याच्या आधी जात नव्हती का? होती, पण त्याच्या अगोदर जात ही जातीचा अभिमान होता। पण 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला, त्याच्यानंतर दुसऱ्या जातीबद्दल द्वेष निर्माण करायला लावलाय। 2019 चुनाव तक शरद पवार की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क पर शरद पवार सहित शिवसेना पर जमकर हमला बोला। आने वाले कुछ महीनों में होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले शिवसेना पर राज ठाकरे ने बीएमसी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। गेली अनेक वर्ष या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये खाल्ले पैसे कुठे आहे की मुंबई। अपनी पार्टी में एक बार फिर ताकत भरने की कोशिश कर रहे राज ठाकरे ने अपनी सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किया और इन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। रविवार के दिन मुंबई के घाटकोपर इलाके में एमएनएस के नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया।
प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिनींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील. या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. बीजेपी ने जहां राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बयान का स्वागत किया, तो वहीं शिवसेना की ओर से इसका जवाब संजय राउत ने दिया. 2019 में चुनावों के समय राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में रैलियां की थी और उस समय उनके निशाने पर बीजेपी थी और वो एनसीपी की तारीफ कर रहे थे. लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 साल बाद राज ठाकरे के निशाने पर शरद पवार हैं और वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? क्या इसका ये भी मतलब समझा जाए कि आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया. आम आदमी पार्टी गुजरात में जोर लगा रही है. इस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं. और इस दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों से 25 साल के बीजेपी के शासन के खिलाफ उन्हें मौका देने की अपील की है. जिस तरह से शारिक हमने देखा था कि पंजाब में भी उन्होंने कहा था कि आपने इन बड़ी बड़ी पार्टियों को मौके दे दिए, हमें एक मौका दीजिए. जवाब में बीजेपी ने उन्हें पर्यटक बताते हुए तंज कसा और केजरीवाल को एक बड़े शहर का मेयर बताया. तो बीजेपी के तंज और गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर राज्य आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया से बात की हमारे संवाददाता सुकीर्ति द्विवेदी ने. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal as well as Punjab Chief Minister Bhagwant Mann are on a 2-day visit to Gujarat with their eyes on the polls that are set to take place at the end of this year. I have with me Mr. Gopal Italia, the President for Aam Aadmi Party Gujarat. We shall speak to him for more. सर, आपसे पहला सवाल ये है कि जितनी बड़ी जीत मिली है इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब में, ऐसे में आप लोगों के लिए गुजरात में क्या आप लोग इसको इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं कि पंजाब में हिस्टोरिक विक्ट्री हो सकती है तो गुजरात में भी चीज़ें बदली जा सकती हैं? देखिए, ये पंजाब की जनता ने एक मौका दिया है. अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है उसको एक मौका दिया है पंजाब की जनता ने. जब पंजाब की जनता ने मौका दिया है तो हमें ये भरोसा है कि यहाँ पर भी मौका जनता देना चाहती है. तो अब हमें भी काम करना है, मेहनत करनी है और डट के लगे रहना है हमारे विज़न के ऊपर. तो निश्चित तौर पे गुजरात में भी जनता मौका देने को तैयार है. नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे एक दौरा किया, बड़ा रोड शो किया. अभी फिर से इस बार महीने के अंत में आने वाले हैं. 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे. जब प्राइम मिनिस्टर खुद बीजेपी का यहाँ पे जो कैंपेन है उसको स्पीयर हेड कर रहे हों, तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी को हराना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी का खुद का स्टेट है, यहाँ उनका घर है, वो आए, ये अच्छी बात है. हमें उन पर गर्व है कि वो हमारे स्टेट से है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ेंगे नहीं. हम लड़ रहे हैं. हमारी कोशिश है कि हम अच्छी सरकार बना सके. ना हम प्राइम मिनिस्टर जी के सामने लड़ रहे हैं, ना बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं. हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं. आज जनता के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास बिजली नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं है, आज स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है. तो हम इन मुद्दों के लिए, इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो जनता का हक है और उसमें जनता का हमें सहयोग है. In Ahmedabad with camera person Sachin Gupta, this is Sukirti Dwivedi for NDTV. श्रीलंका में छाया आर्थिक संकट ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है. प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया. इस्तीफा देने वालों में महिंदा राजपक्षे के बेटे और खेल मंत्री नमल राजपक्षे भी शामिल हैं. वहीं प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि फिलहाल महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा नहीं दिया है. आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राजपक्षे घर के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से श्रीलंका में आज तक के लिए कर्फ्यू के साथ साथ इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है. साथ ही सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है. फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम समेत 20 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रभावित हुए. श्रीलंका में डीजल और पेट्रोल से लेकर खाने पीने की चीजों के अभाव के कारण अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है. भारी तंगहाली से गुजर रहा है ये देश और देश पर विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि विदेशों के सामान खरीदने के लिए जरा भी पैसा नहीं है. श्रीलंका कर्ज के जाल में फंस चुका है. देश के अंदर लोगों को जरूरी सामान की भयावह किल्लत का सामना करना पड़ रहा है.
पेराडेनिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें। महंगाई और जरूरी चीजों की कमी से परेशान लोग अब कोलंबो में आए दिन जगह जगह ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की आजादी के आंदोलन से जुड़े इंडिपेंडेंस स्क्वायर की ओर बढ़ते विपक्ष के ऐसे ही एक मार्च को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। देश के हालात से विपक्ष सरकार से काफी नाराज है और राजपक्षे सरकार का इस्तीफा मांग रहा है। ये सरकार की बेरहम कोशिशें हैं। राजपक्ष परिवार ने जनता का पैसा खा लिया है। कोलंबो की सड़कें सुनसान हैं, किराने की दुकानें, पेट्रोल पंप बंद हैं। सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन नाम के लिए भी नहीं दिख रहा। देश के अधिकतर लोग घरों में बंद हैं। जरूरी चीजों की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। श्रीलंका सरकार ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे रविवार दोपहर 3:30 बजे खोल दिया गया। श्रीलंका के मंत्री नमल राजपक्षे, जो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सबसे बड़े बेटे हैं, वो खुद अपनी सरकार की आलोचना करते दिखे। उन्होंने सरकार से कहा कि वो लोगों के विकास के लिहाज से सोचें। श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग ने देश में इमरजेंसी के ऐलान को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में जल्द ही सरकार से सवाल भी किया जाएगा। इमरजेंसी की घोषणा, देश भर में कर्फ्यू लगाने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से श्रीलंका सरकार ने अपनी ही जनता की आवाज दबाने की कोशिश की है। सोमवार सुबह 6 बजे जब कर्फ्यू खत्म होगा तो लोग जरूरी सामान लेने बाहर निकलेंगे और एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो जाएंगे। देश में ऐसे हालात के लिए श्रीलंका सरकार की नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल गाढ़े हो चले हैं। कोलंबो में सीपी गोविंद के साथ शीजा MS की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। रूस यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है और इसके खत्म होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे। इन सब के बीच अब युद्ध की कई ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं जो दिल दहलाने वाली हैं। कीव के पास के शहर बूचा पर रूसी सेना ने कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन अब जब रूसी सेना वहां से पीछे हटी है और यूक्रेन की सेना ने फिर से शहर को अपने अधिकार में लिया है, उसके बाद से ही यूक्रेन की तरफ से कई वीडियोज जारी किए गए जिसमें शहर की सड़कों पर हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। यूक्रेन ने रूस पर आम लोगों के नरसंहार का आरोप लगाया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले की स्वतंत्र जांच की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सेना के नाम पर लुटेरे हैं जिन्होंने आम नागरिकों का नरसंहार किया। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा में रूसी सेना के निकलने के बाद अब तक 410 आम लोगों के शव मिल चुके हैं। Президенти зазвичай не записують таких звернень, як це. Але сьогодні я повинен сказати саме так. Сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів. Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних, мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла вбитих. Повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили. इस बीच रूस ने बयान देकर बूचा को लेकर यूक्रेन के दावे को झूठा करार दिया। रूस ने कहा कि बूचा में किसी भी नागरिक को रूसी सेना ने अपना निशाना नहीं बनाया। रूस ने कहा कि बूचा में जो शव दिखाए जा रहे हैं वो एक प्रायोजित ड्रामा है जो वेस्टर्न मीडिया के लिए तैयार किया गया है। यूक्रेन के इस बयान को रूस ने भड़काने वाला करार दिया है। बूचा शहर की जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वो दिल दहलाने वाली है, जिसमें काले बैग के अंदर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों पर अगर नजर डालिए तो ये सारे शव हैं जो ब्लैक पॉलिथीन में भरकर फेंक दिए गए। और जो तस्वीर अब आगे आ रही है कि लोगों के शवों को एक गड्ढे में लाइन में लगाते हुए देखे जा सकते हैं। इसे सामूहिक रूप से दफनाया जा रहा है। गाड़ियों से लाशें निकालकर गड्ढे में डाली जा रही हैं। बूचा शहर के हर तरफ तबाही का मंजर, सड़कों पर हर तरफ गोलियां बिखरी हैं, घर जले हुए हैं, गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं।
यूक्रेन के एयर कंट्रोल सिस्टम पर हमला किया गया है। रूस ने मिसाइल से यह हमला किया, जिससे उसे खासा नुकसान हुआ है। मारियोपोल का जिक्र करते हैं। अस्पताल तक हुए तबाह, हर तरफ घायल, बिलखते लोग, राहत पहुंचाने में जुटे आम लोग। लेकिन क्या यह राहत काफी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। एनडीटीवी इंडिया पर 2 घंटे के दौरान हमने कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो 5 बड़ी खबरें हम दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, पाकिस्तान से सियासी भूचाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नंबर 2 पर कंगाल श्रीलंका, कैबिनेट का इस्तीफा। नंबर 3 पर मुस्लिम पीएम बना तो 50% बदल लेंगे धर्म, यति ने कहा। 14 दिन में पेट्रोल डीजल 8 रुपये 50 पैसे महंगा। और आखिर में यूक्रेन, बूचा शहर में हर तरफ बिखरी लाशें।